ठीक है, कंसिस्टेंसी तक हमने देख लिया था। अब ये पांचवा पॉइंट आपके पास है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस का, रैंक फॉर इम्पोर्टेंस। इस पॉइंट के अंदर ये डिफाइन किया जा रहा है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनकी इम्पोर्टेंस दूसरे रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो है कि आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो दूसरे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ये पहले डेवलप की जानी चाहिए और बाद वाली जो रिक्वायरमेंट्स है वो बाद में डेवलप की जानी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इस तरह की बात को अपनी एसआरएस के अंदर मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पहले डेवलप की जानी चाहिए। ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है मार्केट के लिए जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की विश है कि ये बहुत जल्दी हमारे पास ये वाला फीचर अवेलेबल हो जाए। वेरी ऑफन a new system has requirements that are really marketing wish list। बहुत कुछ requirements ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर चल रही होती हैं मार्केट के अंदर कि ये पर्टिकुलर चीज़ या ये पर्टिकुलर फीचर हमें बहुत जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो आपको क्या करना होगा, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करना होगा उसके रैंक के साथ कि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायरमेंट जो है आपके पास ये मतलब पहले डेवलप की जानी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर रिक्वायरमेंट। तो रैंक फॉर इम्पोर्टेंस इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर इम्पोर्टेंट है तो वो उन्हें मेंशन की जाए एसआरएस के अंदर। उसके बाद आपके पास आता है वेरीफाएबल। वेरीफाएबल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। वेरीफाएबल का मतलब है कि आपने क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट देनी है। अब देखें, ये जो लफ्ज है ना क्वांटिटेटिव, और एक लफ्ज और होता है क्वालिटेटिव, दो लफ्ज हैं। इन लफ्जों की मीनिंग अभी से आप क्लियर रखें, ये आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे दोनों लफ्ज। एक लफ्ज होता है क्वांटिटेटिव, ये जो लफ्ज अभी लिखा हुआ है, और एक लफ्ज होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी से लफ्ज निकला है क्वांटिटेटिव, यानी ऐसी रिक्वायरमेंट जिसके अंदर आप नंबर्स वगैरह को मेंशन कर रहे हो वो आपके पास क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसी रिक्वायरमेंट जिनके अंदर आप नंबर्स को मेंशन ना कर रहे हो वो आपके पास क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इसको थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है, जैसे स्कूल वगैरह के अंदर अगर हम किसी बच्चे के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कैसे हो सकता है, एक आपका रिजल्ट होता है क्वांटिटेटिव रिजल्ट और एक रिजल्ट होता है आपका क्वालिटेटिव रिजल्ट। क्वांटिटेटिव रिजल्ट आपका कौन सा होता है, वो रिजल्ट जिसके अंदर आप सब्जेक्ट वाइज बच्चे के नंबर दे रहे होते हैं कि इंग्लिश में इतने पर्टिकुलर इसने नंबर लिए हैं, मैथमेटिक्स में इसने इतने पर्टिकुलर 100 में से इतने नंबर लिए हैं, बाकी जो सोशल स्टडीज में, साइंस में और बाकी सब्जेक्ट्स में इसने इतने नंबर्स में से इतने नंबर्स लिए हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उस बच्चे का क्वांटिटेटिव रिजल्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये जिसके अंदर आप नंबर्स को मेंशन करके उसकी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव चीज होती है। ठीक है, नंबर्स का इस्तेमाल करके। और दूसरी तरफ आप अगर बच्चे का ये कह रहे हैं कि वो मैथ में बहुत अच्छा है, अगर आप उसके जैसे आजकल जो रिजल्ट बच्चों का बनता है ना, वो दोनों रिजल्ट यानी क्वांटिटेटिव रिजल्ट और क्वालिटेटिव रिजल्ट दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। पहले बच्चे के जो है ना नंबर बॉक्सेस के अंदर लिख दिए जाते हैं कि मैथ में इतने, इंग्लिश में इतने, उर्दू में इतने। उसके बाद नीचे एक फिर रिमार्क्स का ऑप्शन भी होता है जिसके अंदर मतलब जो पर्टिकुलर टीचर होता है उस क्लास का, वो उसके अंदर उसका क्वालिटेटिव रिजल्ट लिखता है कि ही वाज वेरी गुड इन क्लास। ठीक है, तो अब दोनों तरीके के यहाँ पर बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वांटिटेटिव वो चीज होती है, क्वांटिटेटिव आपके पास वो चीज होती है जिसके अंदर आप अपनी चीज को नंबर्स के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं, और क्वालिटेटिव चीज आपकी वो होती है जिसके अंदर आप नंबर का इस्तेमाल किए बगैर अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो वेरीफाएबल के अंदर आपने क्या करना होता है कि अपनी चीज को मोस्टली जो है क्वांटिटी के अंदर अपनी बात को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आप पहले ये नीचे वाला पॉइंट देखें, डोंट पुट इन रिक्वायरमेंट्स लाइक, यानी आप अपनी एसआरएस में इस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखेंगे। इट शुड प्रोवाइड यूजर अ फास्ट रिस्पॉन्स, के ये जो है आपका सिस्टम ये यूजर को फास्ट रिस्पॉन्स दे। अब फास्ट रिस्पॉन्स जो लफ्ज यहाँ पर लिखा गया है ना, ये फास्ट रिस्पॉन्स अभी एम्बिगस है। अब फास्ट रिस्पॉन्स की बहुत सारी मीनिंग्स यहाँ पर ली जा सकती हैं, ठीक है ना। एम्बिग्यूटी की जो मैंने आपको कहा था कि आगे चलकर ये एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो एम्बिगस ये रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पर देखें आपको क्लियर नजर आ रही है कि फास्ट रिस्पॉन्स की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब कितना फास्ट रिस्पॉन्स हो,
यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पर आपने इस चीज को मेंशन करना होगा, वेरीफाई करना होगा अपनी इस रिक्वायरमेंट को कि एवरी की स्ट्रोक शुड प्रोवाइड अ यूजर रिस्पॉन्स विद इन 100 मिली सेकेंड। आपने अपनी मतलब एसआरएस के अंदर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो होंगी नहीं, लेकिन जहां पर एम्बिग्यूटी आ रही है वहां पर फिर आपने इस चीज को खत्म करने के लिए क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल करना होगा। प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। अब इस चीज को आप थोड़ा सा एक और ज्यादा एनहेंस करके अपनी रिक्वायरमेंट को लिख सकते हैं कि एवरी की स्ट्रोक शुड प्रोवाइड यूजर रिस्पॉन्स विद इन 100 मिली सेकेंड के 100 मिली सेकेंड। अब आपने यहाँ पर देखें ये 100 मिली सेकेंड टाइम स्पेसिफाई कर दिया। फास्ट रिस्पॉन्स के अंदर आप जितना भी फास्ट रिस्पॉन्स यूजर को दे दें वो इस चीज से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा कि मैंने तो इससे भी ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स कहा था। ठीक है, तो अब दोनों बातों में आपको फर्क पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट कौन सी है और क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट कौन सी होती है। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इन दोनों में ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। रैंक फॉर इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है तो वो उस हिसाब से उसको रैंक किया जाए आपके एसआरएस के अंदर, और वेरीफाइबल के अंदर आपने अपने रिक्वायरमेंट्स को क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के जरिए स्पेसिफाई करना है या उसको वहां पर उस तरीके से डिफाइन करना है। उसके बाद आपके पास है मॉडिफाइबल। अब मॉडिफाइबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखें, हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट इन मोर देन वन प्लेस मे नॉट बी रॉन्ग। एक रिक्वायरमेंट को अगर आप एक से ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है ऐसा करने से, बट टेंड्स टू मेक द डॉक्यूमेंट नॉट मेंटेनेबल। इस तरीके से अगर आप करेंगे कि एक रिक्वायरमेंट को एक से ज्यादा जगह पर आप लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेनेबल नहीं होता। उसको चेंज अगर बाद में आपको रिक्वायर हो तो वो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने क्रॉस रेफरेंसेस अपने पास रखने हैं कि कौन से रिक्वायरमेंट को आपने अपने एसआरएस पे किस जगह पर इस्तेमाल किया। तो मॉडिफाइबल के जो आपकी जो एसआरएस आप बना रहे हैं उसको मॉडिफाई करना आसान हो। अगर आप एक रिक्वायरमेंट को अगर आप मल्टीपल प्लेसेस पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मे बी आप भूल जाएं कि एक रिक्वायरमेंट आपने एक जगह इस्तेमाल की थी और वो दूसरी जगह आपने इस्तेमाल की है, लेकिन आप उसको भूल चुके हैं कि वो वहां पर भी लिखी हुई है। तो इस तरह उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस चीज को क्रॉस रेफरेंस में रखना है, यानी आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कौन सी रिक्वायरमेंट को कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रेसेबल, लास्ट जो पॉइंट है आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस का। ट्रेसेबल आपकी हर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट मस्ट बी क्लियर, यानी आपके पास हर रिक्वायरमेंट किस जगह से आ रही है ये बात आपके पास क्लियर होनी चाहिए। फ्यूचर रेफरेंसेस में भी रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। अब मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास एक पेरेंट रिक्वायरमेंट है और उस पेरेंट रिक्वायरमेंट की 2 या 4 या 5 सब रिक्वायरमेंट्स बन रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो सब रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस रिक्वायरमेंट से फैच होकर आ रही हैं, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट के अंदर कोई चेंजेस लेकर आएंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके तमाम के तमाम चाइल्ड्स के ऊपर, उसके तमाम चिल्ड्रन के ऊपर वो इफेक्ट भी आएगा। या अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चाइल्ड के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि उससे जो है उसका पेरेंट इफेक्ट हो रहा हो। तो ट्रेसेबल से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वायरमेंट का जो ओरिजिन है, यानी उसका जो पेरेंट है वो कौन सा है। एक जगह चेंज करने से दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ट्रेसेबल से मुराद यहाँ पर ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वायरमेंट कहाँ से या किस जगह पर बेस कर रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस हमने 8 अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, QFD इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोला जाता है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक। ये क्या करता है बेसिकली, ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है दैट ट्रांसलेट्स द नीड ऑफ कस्टमर इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो क्या करता है कि कस्टमर की नीड्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है,
QFD concentrates on maximizing customer satisfaction. इसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है यानी जो इसका मेन काम है वो ये है कि ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। QFD का जो मेन काम है वो क्या है कि ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज यानी उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस वही है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि मतलब पहले आप प्लानिंग करते हैं, उसके बाद आप मतलब डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद आप मॉडलिंग करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद डिप्लॉयमेंट करते हैं। टू अकम्प्लिश दिस QFD emphasizes an understanding of what is valuable to the customer. QFD इस बात को emphasize करता है कि what is valuable to the customer, कि कस्टमर के लिए क्या वैल्यूएबल चीज है, और उसके बाद वो उसको डिप्लॉय करता है इंजीनियरिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए। तो आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का लफ्ज तो जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जो एट द एंड सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं वो वाली बात नहीं है। हम डिप्लॉय जरूर करेंगे लेकिन वो पूरा इंजीनियरिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पर जो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है ये एक टेक्निक है जो आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, QFD आइडेंटिफाइज 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। इसके अंदर 3 तरह की रिक्वायरमेंट क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर आती हैं। पहले आपके पास होती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट, दूसरी आपके पास होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, और थर्ड आपके पास होती है एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। इन तीनों को बहुत डिटेल से आपको समझना होगा कि इन तीनों के अंदर क्या फर्क है। बहुत माइनर सा फर्क है, तकरीबन आप चीजों को समझ भी चुके हैं, बस इनके नाम इन्होंने चेंज करके थोड़े से अलग कर दिए। ठीक है, तो दोबारा से एक दफा समझ लेंगे QFD क्या है। बेसिकली QFD आपके पास एक क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कस्टमर की नीड्स को मैक्सिमाइज यानी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये क्या करती है कि आपकी कस्टमर की नीड्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करके आपको देती है। 3 तरह की रिक्वायरमेंट QFD के अंदर होती हैं। एक आपकी होती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट, एक आपकी होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, और थर्ड आपके पास होती है एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। अब नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या होती है? द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स दैट आर स्टेटेड फॉर अ प्रोडक्ट और सिस्टम। अब ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि वो काम जो आपने सिस्टम को करने के लिए दिए हैं वो आपके पास नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। यानी इसको आप सिंपल टर्म्स के अंदर समझना चाहें तो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट अभी हमने डिस्कस की है वही की वही फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स दैट आर स्टेटेड, जो भी काम आपने करने को दिए हैं वही आपकी क्या है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है विथ द कस्टमर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट की। नॉर्मल रिक्वायरमेंट आपके पास जो अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने देखी है जिसके अंदर हम ये बताते कि सिस्टम के अंदर क्या क्या काम होने चाहिए, वही काम आपकी ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखो, इफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर प्रेजेंट, अगर जो आप सिस्टम आपने बनाया है उस सिस्टम के अंदर ये वाली जो रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, तो कस्टमर क्या होता है, कस्टमर आपके काम से सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो काम आपको कस्टमर ने करने को कहे हैं, यानी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स आपके कस्टमर की तरफ से आपको मिली थी, आपने अपने सिस्टम के अंदर वो इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया है कस्टमर की तरफ, तो क्या होगा, कस्टमर जो है आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अब एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स माइट बी रिक्वेस्टेड टाइप्स ऑफ। अब इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है नॉर्मल रिक्वायरमेंट में, मिसाल है कि कुछ ग्राफिक्स वगैरह का आपको कहा गया था कि आपने ये वाली ग्राफिक्स को इस्तेमाल करना है, आपने वो इस्तेमाल कर लिए। कोई सिस्टम का फंक्शन उसने आपको बताया था कि ये काम सिस्टम के अंदर होने चाहिए, आपने वो तमाम काम कर लिए। इसके अलावा ये परफॉर्मेंस लेवल आपके सिस्टम के अंदर होने चाहिए। ये इस तरह की ये जो रिक्वायरमेंट है ये तमाम की तमाम वो रिक्वायरमेंट है जो आपके कस्टमर ने आपको करने को दी थी, और आपने वो करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया है, तो आपका कस्टमर जो है आपके काम से सेटिस्फाई हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है ना कि जो काम आपको करने को दिया गया आपने वो कर लिया, तो इससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सिंपल अल्फाज में अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट को समझना है तो वो यही है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास चलते हैं, ये आपके पास होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। These requirements are implicit to the product or system and may be so fundamental that the customer does not
explicitly state them. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो आपको कस्टमर डायरेक्टली नहीं बताता है। जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो थी वो डायरेक्टली आपका कस्टमर आपको नहीं बताएगा कि ये काम आपके सिस्टम में होने चाहिए। कस्टमर डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट देम, कस्टमर इनको डायरेक्टली आपको नहीं बताता है। देयर एब्सेंस विल बी अ कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट डिससैटिस्फैक्शन। इन अगर ये वाली जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर ये रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होंगी, मतलब आपने सिस्टम बनाकर अपने कस्टमर को दे दिया है, डिप्लॉय कर दिया है, और ये जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपके सिस्टम के अंदर एब्सेंट है, यानी वो वहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिससैटिस्फैक्शन आपके कस्टमर की तरफ से आपको मिलेगी, यानी आपका कस्टमर जो है आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होगा अगर ये वाली जो रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है, मिसाल ले लो। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट आर ईज ऑफ ह्यूमन और मशीन इंटरेक्शन। अगर जो सिस्टम आपने बनाया है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया है कि मतलब जो आपका यूजर है वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर इस तरह का काम अगर आपने कर दिया, यानी उसको आपने इजी नहीं बनाया, आपने उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है, तो फिर क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, आपको कस्टमर की तरफ से डिससैटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, तो कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, उसने आपको ये नहीं बोला होगा कि मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इस तरह की बात आमतौर पर जो कस्टमर है वो नहीं बताता है, लेकिन इस तरह की जो बात होती है वो एक्सपेक्ट की जा रही होती है कि जो भी सिस्टम बनाया जाएगा वो यूजर फ्रेंडली होगा, को बहुत आराम से मतलब कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है ये आपके पास होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, यानी ये रिक्वायरमेंट आपसे एक्सपेक्ट की जा रही होती है कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ओवरऑल ऑपरेशनल करेक्टनेस, सारी चीजें उसके अंदर करेक्ट काम कर रही हूँ, एंड रिलायबिलिटी, आपका जो सिस्टम है वो रिलायबल हो। यानी ये तकरीबन वो वाली रिक्वायरमेंट है जो जिनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी के अंदर लेकर जा रहे थे, कि ये रिक्वायरमेंट आमतौर पर आपका कस्टमर जो है वो एक्सप्लिसिटली आपको नहीं बताता है, बल्कि आपको ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये अपने सिस्टम के अंदर खुद से इम्प्लीमेंट करनी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट आपके पास है जो आपका कस्टमर आपको बताएगा करने के लिए, और आपने अपने सिस्टम में वो इम्प्लीमेंट करनी होंगी। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट जब आपके सिस्टम में होंगी तो आपके कस्टमर जो है आपके काम से सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट आपके पास होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट आपके पास एक्सपेक्ट की जा रही होती है, ऑटोमेटिकली ये बताई नहीं गई होती है। ठीक है, तो मिसाल ले लें कि आपने एक सिस्टम को बना तो लिया है, यूजर ने जो काम आपको करने को कहा था, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। आपने जो उसको सिस्टम बनाकर डिप्लॉय किया है उसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत ज्यादा लो है, वो बहुत ज्यादा रुक रुक कर आपका सिस्टम काम कर रहा है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसकी वजह से आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी आपका कस्टमर आपके काम से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आपने तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी इसमें इम्प्लीमेंट कर दी है, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल को आपने ध्यान में नहीं रखा। अब परफॉर्मेंस लेवल जो है ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि वो एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा कि इसका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा, भले उसने ये बात आपको अलग से बताई है या नहीं बताई, लेकिन ये एक्सपेक्ट जरूर किया जा रहा होगा कि उसका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा। तो अब अगर परफॉर्मेंस लेवल आपके सिस्टम का अच्छा नहीं है तो फिर आपको क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन आपके कस्टमर की तरफ से मिलेगी और आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फुली आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में और एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या फर्क है। इसके बाद थर्ड टाइप की जो क्यूएफडी के अंदर रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स आपके पास आती हैं। देखें, अब एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं जो ना यूजर आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स के अंदर बताता है, ना ये रिक्वायरमेंट्स आपके सिस्टम से एक्सपेक्ट की जा रही होती है। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपका जो भी डेवलपर है वो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपके सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, these features go beyond the customer's expectation, ये कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज्यादा बाहर की तरफ होती हैं, एंड प्रूव टू बी वेरी सेटिस्फाइंग व्हेन प्रेजेंट। अगर ये वाली रिक्वायरमेंट्स आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगी तो आपका कस्टमर जो है बहुत ज्यादा आपके काम से सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने जो काम करने को कहा गया था उसके अलावा उससे ज्यादा आपने काम करके उसको दिया।
ठीक है। तो ये इन रिक्वायरमेंट से आपका कस्टमर जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर फॉर अ न्यू मोबाइल फोन, अगर आपको कोई मोबाइल फोन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया गया है, कम्स विद स्टैंडर्ड फीचर्स, यानी उसके जो स्टैंडर्ड फीचर आपको बनाने के लिए दिए गए थे आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है। जो आपको मोबाइल फोन के अंदर स्टैंडर्ड फीचर्स बनाने के लिए दिए गए थे आपने वो बना लिए, बट इज कपल्ड विद अ सेट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटीज, लेकिन आपने क्या किया है, इसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी ऐड कर दी हैं जो यूजर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इन चीजों की यानी इन फीचर्स को ऐड करने की वजह से क्या होगा, आपका सिस्टम और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये कस्टमर की तरफ से आपको नहीं कहा गया है, लेकिन आप अपनी तरफ से इसको ऐड कर रहे हैं सिस्टम में ताकि वो और ज्यादा बेहतर हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल मल्टी टच स्क्रीन, आपको ये करने को नहीं कहा गया था, लेकिन जब आपने मोबाइल फोन के सिस्टम को डेवलप किया है तो आपने उसके अंदर ये वाला फीचर भी ऐड कर दिया है अपनी तरफ से, विजुअल वॉइस मेल ये कुछ फीचर्स हैं जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह के जो आप एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स को अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो आपके पास कहलाती हैं एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट, यानी ये ना आपको यूजर ने करने को कही है, ना आपके पास ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ये चीजें हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होनी चाहिए, बल्कि आपने क्या किया है, आपने यूजर रिक्वायरमेंट्स को भी इम्प्लीमेंट कर दिया और जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी आपने ध्यान में रखा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर आप अपनी तरफ से अपने यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम के अंदर होती है तो वो बहुत ज्यादा आपका कस्टमर जो है बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। तो QFD भी बेसिकली आपके पास यही चीज को मेजर कर रही होती है या इस बात पे फोकस कर रही होती है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह मतलब सेटिस्फाई कर पाएंगे, मैक्सिमाइज किस तरह हम यूजर की सेटिस्फेक्शन को रखेंगे। तो QFD बेसिकली ये टेक्निक है। तो अगर आपने मतलब नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखा है, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखा है और कुछ फंक्शनैलिटी यानी एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स भी आपने इम्प्लीमेंट की है, तो आपका जो कस्टमर है वो उसके सेटिस्फाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, यानी तकरीबन वो सेटिस्फाई हो ही जाएगा अगर आपने ये तमाम के तमाम काम यहाँ पर किए हैं। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि QFD क्या है और QFD के ये जो 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ।